बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों। और कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग पूनम बच्चे, सपना बच्चे, उजाला, आकांक्षा रानी, जोहा बच्चे, शेखर बच्चे, नीरज बच्चे, आकाश बच्चे, प्रणाम बच्चे, रीना बच्चे प्रणाम, सौरभ बच्चे प्रणाम, प्रिंस बच्चे प्रणाम, पूनम बच्चे प्रणाम बच्चे, शेखर, आकांक्षा, दीपक, पांडे बच्चे, शालिनी जी, आप सभी दोस्तों को अनुभव बच्चे प्रणाम बच्चे, शेखर जी, आप सभी का दोस्तों प्रणाम है, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अपनी तैयारी को आप लोग आगे बढ़ा रहे होंगे। और आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कल की क्लास आपने करी थी और कल दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से कंपनी का शासन भारत पर स्थापित करने का प्रयास किया गया, रूल ऑफ कंपनी की हम बात कर रहे थे। और अगर हम बात करें, मैं फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूं दोस्तों कि किस प्रकार से बंगाल का प्रशासन चलता है और किस प्रकार से आप देखते हैं कि बक्सर युद्ध के बाद 1764 में हुआ दोस्तों, उस 1764 के बक्सर युद्ध की बात होती है इलाहाबाद संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दोस्तों 1765 में। और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दोस्तों द्वैत शासन की स्थापना की जाती है बंगाल पर और यहां से शुरू होती है भारत की लूट जो चलती है 1765 से 1772 तक दोस्तों। और इसके पश्चात आप देखते हैं कि वारन हास्टिंग्स भारत आते हैं 1772 में और वो लेकर आते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे जो आपने कहे थे सर, एक इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसके माध्यम से भारत के शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा दोस्तों। तो ये बात आपने देखी थी और इसी के अनुरूप आपने कुछ प्रावधान देखे थे जो इस अधिनियम के माध्यम से किए गए थे। आपने कहा था कि सर इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल कर दिया गया था सर, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल कर दिया गया था जी और इसकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल और दोस्तों इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का दोस्तों गठन किया गया था। और आप ये देखते हैं कि इस गवर्नर जनरल को इस कार्यकारी परिषद की सहायता पर काम करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे एक ऐसा भी एक्ट आएगा दोस्तों जहां पर आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल बिना अपनी कार्यकारी परिषद की सहमति के निर्णय ले सकते हैं। वो एक अधिनियम आगे आने वाला है। इसके अलावा देखा दोस्तों कि बंबई और मद्रास के जो प्रांत थे उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया और जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वारन हास्टिंग्स। इसके अलावा आपने देखा कि किस प्रकार से 1773 के अधीन के आधार पर 1774 में फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई और दोस्तों भारतीयों से उपहार लेना या फिर निजी व्यापार करना अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया या फिर उन पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि संशोधनात्मक अधिनियम दोस्तों, संशोधनात्मक अधिनियम आया था संशोधन करने के लिए जो 1773 में कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ समस्याएं थी, उनका समाधान करने के लिए लाया गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोस्तों। और इसके माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्व अधिकार है उसको भी छीन लिया गया सर्वोच्च न्यायालय से। इतनी बातें आपकी कल की क्लास में करी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी, बाकी सब बातें मैंने आपको लिखवा दी थी। क्लियर दोस्तों? तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया विनोद जी, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। इस कहां सीख लिया विनोद बाबू? राजस्थान को जाना हुआ है क्या? राम राम सा। तो आप सभी को दोस्तों राम राम सा, सुप्रभात सा, सलाम वालेकुम सा, है ना, और सत श्री अकाल सा दोस्तों। जो भी आप लेना चाहते हैं मेरी ओर से वो सारे मेरी ओर से आप लोगों के लिए है और आपकी ओर से मेरे लिए है, ठीक है? तो दोस्तों ये सारी बातें आपने कर ली, रिकॉल आपका हो गया है। देखिए अगर आप नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और मैंने दोस्तों की सोची आप लोगों के लिए जिनको लिखने में समस्या होती है दोस्तों, जिनको लिखने में समस्या होती है दोस्तों, ऐसा करते हैं आपके लिए पहले आप चैप्टर को समझ जाइए। देखिए पहले अगर आप मुझसे पीडीएफ की उम्मीद करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से मैं वो तो देने में हिचकिचाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप चीजों को समझें। जिसको केवल पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो तो वैसी बात है पढ़ने आई नहीं है, उसको समझना ही नहीं है, उसको केवल वही वन लाइनर की पीडीएफ चाहिए तो वो तो दोस्तों कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन एक अच्छे कंटेंट की अगर पीडीएफ आपको चाहिए निश्चित रूप से मैं दूंगा आपको, लेकिन चैप्टर के खत्म होने के बाद, ताकि मैं अगर वो आपको अभी दे दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप केवल पीडीएफ पर बेस हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे, इससे कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में हजारों किताबें हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो पहले आप विषय को समझ जाएं, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ें। तो यकीन मानिए 50 पन्नों की पीडीएफ भी आप आधे से 1 घंटे में कर पाएंगे क्योंकि आपने विषय को समझा होगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ पर डिपेंड रहेंगे दोस्तों तो फिर ना वो पीडीएफ काम की, ना कोई शिक्षक काम का और ना तुम्हें कोई सिलेक्शन मिलना दोस्तों। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, पीडीएफ का जुगाड़ करेंगे, लेकिन कब? जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तब दोस्तों। एक एक बात जो मैं कहता हूं वो सारी बातें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और मैंने आपसे पहले कहा है कि आपके बैच के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, व्यवहार पर डिपेंड करता है कि आपका बैच किस प्रकार से व्यवहार करता है। और अगर व्यवहार अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से आपको वो पीडीएफ मिलेगी जो एक्चुअल मार्केट में कहीं पर भी नहीं है। वो पीडीएफ मेरी ही है और मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं दोस्तों, और सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप करने का प्रयास करेंगे, अच्छा सवाल करेंगे दोस्तों जो लगातार मेरी ओर से चीजों को समझ रहे हैं और क्वालिटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों सवाल मेरी ओर से आपके लिए ये है बाबू लोग कि आप मुझे ये बताएं कि दोस्तों आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक प्रश्न देता हूं और दोस्तों प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है? आइए देखते हैं। और ऑप्शन क्या क्या दोस्तों? पहला ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, घेरिया का युद्ध। कौन सा है दोस्तों? घेरिया का युद्ध दोस्तों, बैटल ऑफ घेरिया 1740। एक और दोस्तों मैं आपको देता हूं, ये मैं देता हूं आपको बक्सर का युद्ध दोस्तों। कौन सा? बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर दोस्तों। और ये मैं देता हूं 1765। फिर देता हूं दोस्तों मैं आप लोगों को एक और युद्ध जो है प्लासी का युद्ध दोस्तों, प्लासी का युद्ध या फिर बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों। और दोस्तों ये मैं देता हूं आपको 1757 दोस्तों। एक में दोस्तों आपको देता हूं चौथा ऑप्शन और वो मैं आपको देता हूं वेदरा का युद्ध या फिर बैटल ऑफ वेदरा दोस्तों। और इस वेदरा के युद्ध के लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं 1759 दोस्तों। तो अब ये बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बताओ आप लोग मैच कौन सा नहीं दोस्तों, करेक्टली मैच कौन सा नहीं बाबू? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? योगेंद्र बताइए, सर सिनॉप्सिस जरूर नहीं करिए, याद हो जाता है। प्लीज बच्चे ये सिनॉप्सिस तो बनेंगे आपकी जो क्लास में आप जो बनाते हैं ना, जो बोर्ड पर लिखी बातें हैं, इनके तो सिनॉप्सिस आपको बनानी बनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रियंका बच्चे वेरी गुड बच्चा, रिंपा बच्चे, हर्षवर्धन बच्चे, अंजू यादव बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चा, मधु बच्चे, पारुल प्रिया बच्चे, ओमवती, प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन दोस्तों। दोस्तों आप लोग गजब छात्र दोस्तों। क्या आंसर दोस्तों? 1764 में हुआ था दोस्तों बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर का हुआ दोस्तों। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ है 1764 में और इसी के आधार पर 1765 में इलाहाबाद संधि दोस्तों हुई थी, यानी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। तो 1764 विल बी द करेक्ट आंसर। और दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है 1765, जबकि 1765 में तो इस युद्ध के आधार पर होने वाली संधि हुई थी जो थी इलाहाबाद संधि या फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दोस्तों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप लोग एकदम सही क्रम में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, एकदम सही क्रम में दोस्तों आगे बढ़ने का आप लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया, बस मुझे यही जानना था कि आपका ट्रैक सही है कि नहीं है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अधिनियम जो था। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट 1781 के बाद आएगा 1784 का। कौन सा? 1784 का दोस्तों पिट्स इंडिया। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट या फिर पिट्स इंडिया अधिनियम दोस्तों। और इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोग कमेंट कर दीजिए और मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या होने वाला है दोस्तों। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा आने वाले हर एक में, और वो पूरा होने वाला है, ये आपने कल देख लिया था। और दूसरा भारत के शासन का क्या होने वाला है, केंद्रीकरण होने वाला है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन होने वाला है। तो आज की क्लास में हम ये काम तो करके रहेंगे कि भारत के शासन का केंद्रीकरण करवा देंगे, जिसकी शुरुआत 1773 के एक्ट से हुई है दोस्तों। तो दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को, कौन से दोस्तों? व्यापारिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया जाता है। किससे दोस्तों? व्यापारिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया जाता है। और दोस्तों राजनीतिक कार्य करने के लिए मतलब व्यापार संबंधी मामले अलग रहेंगे और राजनीतिक मामले मतलब सेना के मामले, इसके अलावा जो असैन्य मामले हैं वे सारे मामले जो हैं वे अलग रहेंगे। और इस राजनीतिक काम को करने के लिए दोस्तों एक नई संस्था का निर्माण किया गया, नाम था उसका बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम था? उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर दोस्तों इसे कह सकते हैं नियंत्रक मंडल दोस्तों। तो नियंत्रक मंडल का दोस्तों गठन किया गया और इस नियंत्रक मंडल में या इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 सदस्य थे दोस्तों। कितने थे? टोटल 6 सदस्य थे और इनकी नियुक्ति करने वाला था ताज यानी कि क्राउन दोस्तों, जो कि ब्रिटेन का राजा है। मैंने क्या कहा आपसे दोस्तों?
पिट्स इंडिया जो आपका पिट्स इंडिया दोस्तों, इसके माध्यम से क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कामों को उसके राजनीतिक कामों से अलग कर दिया गया और राजनीतिक कार्य करने के लिए एक नई संस्था तो बनी गई। ये तो पहले से चले हुए आ रहे हैं और अब तक होता क्या था, अब तक सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही सारे फैसले किया करते थे, चाहे व्यापारिक हो चाहे राजनीतिक हो। लेकिन दोस्तों पहली बार 1784 के पिट्स इंडिया से क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक काम अलग कर दिए गए उसके राजनीतिक कामों से और दोस्तों राजनीतिक कार्य करने के लिए बनाई गई एक नई संस्था, इसका नाम था बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसमें थे टोटल 6 सदस्य, इनकी नियुक्ति करता क्राउन यानी कि ताज सरकार करती दोस्तों। बाकी जो व्यापारिक काम है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी सीओडी के माध्यम से ही देखने वाली थी दोस्तों, मतलब सीओडी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापारिक काम तो करने वाले थे, तो व्यापारिक काम तो सीओडी ही करेंगे, उसका अंतिम निर्णय तो सीओडी करेंगे। लेकिन दोस्तों एक नई संस्था का निर्माण हो रहा है, इसका नाम है बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसके जो 6 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति करेगा क्राउन यानी कि ताज। तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण और बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोस्तों? दिखना चाहिए आपको, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि सर क्राउन का हस्तक्षेप शुरू हो चुका है, अब क्राउन भी बीओसी की नियुक्ति करेगा और बीओसी सर ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखेगी। तो एकदम सही बात तो आप सोचें दोस्तों, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक काम है उनके लिए नई संस्था बनाई जाएगी, इसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति दोस्तों करने वाले हैं कौन, क्राउन साहब। तो एक तरफ क्राउन रूल करेगा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, या कहें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, और एक तरफ दोस्तों सीओडी शासन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से पुनः दोस्तों द्वैध शासन की शुरुआत की गई? मैं ऐसा मानूं या ना मानूं, अब आप मुझे बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपने कहा है कि सर द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों का शासन, तो क्या आपको यहाँ पर दो लोगों का शासन दिखाई नहीं दिखा दोस्तों? उम्मीद आपको दिख रहा होगा कि सर एक तरफ तो क्राउन रूल कर रहा है बीओसी के माध्यम से, एक तरफ सर सीओडी रूल कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा दोस्तों आप लोगों को? तो क्या मैं इसे द्वैध शासन मान सकता हूं? तो मान सकता हूं कि मानना चाहिए दोस्तों, मानना चाहिए। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से पुनः द्वैध शासन की शुरुआत की गई। कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया, उसके व्यापारिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया और राजनीतिक कार्य करने के लिए बनाई गई एक नई संस्था, नाम था इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसमें जो 6 सदस्य हुआ करते थे उनकी नियुक्ति करता क्राउन। और दोस्तों इस तरफ जो व्यापारिक कार्य थे वे देखने वाले थे कौन, वे देखने वाले थे सीओडी। तो एक तरफ तो क्राउन है, एक तरफ सीओडी है, इसका मतलब ये क्या है, ये दोस्तों द्वैध शासन है यानी कि डायरेक्ट है, जो फिर से स्थापित करी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो इस बात को लिख लीजिए दोस्तों, पहले इसको बनाइए आप लोग। ये जो सिनॉप्सिस है दोस्तों, ये आपकी कॉपी पर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जो लिख रहे हैं मैं लिखवाता भी हूं, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, सब कुछ मिलेगा, 10 बार मैं लिखवा दूंगा, 10 बार आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो बोर्ड पर लिखा हुआ काम है दोस्तों, इसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट के तरीके से तो आप आसानी से रिजल्ट टाइम पे आराम से उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, राइट? तो लिख लीजिए दोस्तों इसे फटाफट से, और फिर मैं आपको लिखवा दूंगा इसमें क्या कहना है आपने, ठीक है? हाँ बच्चे विमल, वो द्वैध शासन कौन सा था? वो तो जो हुआ था इलाहाबाद संधि से, वो था, वो तो खत्म हो गया 1772 में। ये दूसरा शुरू हो रहा है, ठीक है? लिख गया? बहुत बढ़िया बच्चा सकता, अगर लिख लिया तो बहुत बढ़िया है। आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो लगातार साथ काम करते हैं, अपने आप में दोस्तों बहुत अच्छी बात है। पिट्स बच्चे नाम है पिट्स दोस्तों, लिख लीजिए इस बात को, कॉपी बनाई होगी आप लोगों ने, उसमें लिखिए इस बात को। इसके माध्यम से, इसके मतलब इस अधिनियम के माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया, उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया। तब ये कल आप डेवलप होगी थोड़ी देर के बाद, जबकि सर बोर्ड पर लिखा हुआ, लिख लेंगे अपना, या आप सक्षम हैं आप कर लेंगे, जो किसी भी पीडीएफ से लाख गुना अच्छी बात हो जाएगी अगर आप बोर्ड पर लिखी बात लिखना सीख जाए तो, क्योंकि मैं वही कर रहा हूं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कामों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया, व्यापारिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया, व्यापारिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया, उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया, और राजनीतिक कार्य करने के लिए, और राजनीतिक कार्य करने के लिए, और राजनीतिक कार्य करने के लिए एक नई संस्था, और राजनीतिक कार्य करने के लिए एक नई संस्था बीओसी या फिर नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी लिखिए और उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पता होना चाहिए बीओसी की बात कर रहा है, या अगर हिंदी में दे दे हिंदी में तो नियंत्रक मंडल कह देगा आपसे। तो क्या लिखा आप लोगों ने? इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को उसके राजनीतिक कार्यों से अलग किया गया और राजनीतिक कार्य करने के लिए एक नई संस्था बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य थे, और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति, और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति, और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति ताज द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया, और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति, और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति ताज द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया, और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति ताज द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, आगे बढ़िए। इसलिए 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 इस अधिनियम द्वारा, इसलिए इस अधिनियम द्वारा, इसलिए इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई, इसलिए इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन या दायर की, इसलिए इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई। दिस एक्ट एस्टैब्लिशेस दायर की, इसलिए इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का, द्वैध शासन शुरू कर दिया गया, कैसे कर दिया गया बताइए आप लोगों को। इस ईआईसी के कामों को बांट दिया गया, व्यापारिक और राजनीतिक, और राजनीतिक कार्य करने के लिए एक नई संस्था बनाई बीओसी, इसमें 6 मेंबर थे और उनकी नियुक्ति करता दोस्तों। और यहाँ व्यापारिक काम कौन करेगा? सीओडी करेंगे दोस्तों, ईआईसी के माध्यम से। तो क्या है, द्वैध शासन तो है, दो लोगों का शासन है कि नहीं है, एक तरफ सीओडी करेगी, एक तरफ क्राउन करेगा दोस्तों। और ये सरकारी नियंत्रण का एक बहुत बड़ा एग्जांपल था, जिसकी शुरुआत आपने 1773 के एक्ट के माध्यम से दोस्तों की थी। क्लियर है? एक और पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट डालिए इस एक्ट का। इसके माध्यम से, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर, इसके माध्यम से मतलब इस एक्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर बंगाल को अधिक नियंत्रण दिया गया। इसके माध्यम से बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर, इसके माध्यम से बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर बंगाल को अधिक नियंत्रण दिया गया, अधिक नियंत्रण दिया गया, और उसे निर्देशन का अधिकार भी दिया गया।
निर्देशन मतलब डायरेक्ट करना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा काम करना है। मतलब ज्यादा पावर सेंट्रलाइज की जा रही कहां पर? बंगाल के शासन में या बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद में। तो ये जो बात आपने लिखी है दोस्तों, ये किस बात का सूचक है? तो ये शासन के केंद्रीकरण का सूचक है दोस्तों। दो बातें आपने शुरू करी हैं, अगर आप उन दो बातों पर, तो आपको सब चीज क्लियर होंगी। पहला आपने क्या कहा कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ता जाएगा, जो कि बढ़ रहा है, देखिए सरकारी नियंत्रण बढ़ रहा है। और दूसरा, सर शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा। तो देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद में लगभग सभी शक्तियों को निहित किया जा रहा है, और बंबई और मद्रास के गवर्नरों को दोस्तों बंगाल के अधीन कर दिया जा रहा है। और ये उसको पावर दी जा रही बंगाल को कि वो चाहे तो बंबई और मद्रास को निर्देशित भी कर सकती है, नियंत्रण तो कर ही सकती है, उसको निर्देशित यानी कि उसको डायरेक्शन भी दे सकती है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो आपको सेंट्रलाइजेशन का पावर का, सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल दिख रहा है नहीं दिख रहा दोस्तों? तो ये केंद्रीकरण का एग्जांपल जो आपने लिखा है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट डालिए, थर्ड पॉइंट है दोस्तों इसमें, थर्ड पॉइंट डालिए और लिखिए इसमें, इसके माध्यम से दोस्तों हम उस एक्ट की बात कर रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है? तो इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के हेतु, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने हेतु, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं उन पर मुकदमा चलाने हेतु ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी शॉर्ट फॉर्म में ईआईसी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने हेतु ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये प्रावधान है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। हर एक्ट की एक बहुत खास बात है। 1773 में खास बात हमने देख ली, 1784 में आपने खास बात देखी कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कामों को उसके राजनीतिक कामों से अलग कर दिया गया और सर राजनीतिक कार्य करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई, और इसमें जो शासन से नियुक्त करेगा क्राउन दोस्तों, तो सरकारी नियंत्रण है। इसके अलावा एक पॉइंट डाल दीजिए, एक पॉइंट डाल दीजिए दोस्तों, गवर्नर जनरल, फोर्थ पॉइंट डालिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या को कम करके 3 कर दिया गया। अभी तक कितनी थी? 4 थी। 1773 में जो ईसी आई थी उसमें कितने मेंबर थे? 4 थे, 4 थे ना जी, वो तक 4 चले आ रहे हैं, और उसके बहुमत पर ही गवर्नर को काम भी करना है। लेकिन दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया में क्या होने वाला है, लिख लीजिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को कम कर 3 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 3 दोस्तों, लिख लीजिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की संख्या को कम करके 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की संख्या को कम करके 3 कर दिया गया, ठीक है? तो पहले 4 थे, अब 3 हो गए, अब फिर 4 कहां पर होंगे वो आगे वाले एक्ट बताएगा। लेकिन दोस्तों एक बात देख रहे हैं आप लोग कि अभी भी गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के बहुमत पर ही कार्य करना है, उसकी सहमति पर कार्य करना है। लेकिन अब जो अगला एक्ट आने वाला है, लिखिए अगला एक्ट का नाम दोस्तों, अगला एक्ट दोस्तों 1786 का अधिनियम। कौन सा? एक्ट ऑफ 1786 या फिर 1786 का अधिनियम दोस्तों, 1786 का अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ 1786 दोस्तों, एक्ट ऑफ 1786। अब दोस्तों इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, तो सुन लीजिए, पहले लिख लीजिएगा। आपने अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सर गवर्नर जनरल को उसकी कार्यकारी परिषद की सहायता से सलाह पर काम करना है, बहुमत पर काम करना है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा एक्ट आने वाला है 1786 का, जिसमें गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त करके, हटाकर, खत्म करके अपने फैसले लागू कर सकता है। तो लिखिए इस बात को, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई, इस एक्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई कि वो अपनी कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त कर, कि वो अपनी कार्यकारी परिषद के, या आपकी ईसी जो है ना, ईसी शॉर्ट फॉर्म में आपने ईसी लिखा होगा, जीजी प्लस ईसी है ना, तो क्या लिखना आप लोग, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई कि वो अपनी कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त कर अपने फैसले लागू कर सकता था, अपने फैसले लागू कर सकता था। तो दोस्तों ये एक्ट इंपावर करता है गवर्नर को कि वो अपनी कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त करके की गई, इस एक्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई कि वो अपनी कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त कर, कि वो अपनी कार्यकारी परिषद के, या आपकी ईसी जो है ना, ईसी शॉर्ट फॉर्म में आपने ईसी लिखा होगा, जीजी प्लस ईसी है ना, तो क्या लिखना आप लोग, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई कि वो अपनी कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त कर अपने फैसले लागू कर सकता था, अपने फैसले लागू कर सकता था। तो दोस्तों ये एक्ट इंपावर करता है गवर्नर को कि वो अपनी कार्यकारी परिषद के फैसलों को निरस्त करके अपने फैसले लागू कर सकता था, ठीक है? दूसरी बात देखिए दोस्तों, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, कमांडर इन चीफ, सीआईसी मतलब होता है कमांडर इन चीफ, या इसी को आप हिंदी में क्या लिखेंगे, मुख्य सेनापति दोस्तों। तो इसके माध्यम से गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो दोस्तों ये 1786 का वो एक्ट है जो गवर्नर जनरल को ही मुख्य सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर रहा है। और दोस्तों ऐसा पहला व्यक्ति जिसके पास गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्राप्त थी ऐसे व्यक्ति को, वो कौन था दोस्तों? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, या दोस्तों अंग्रेजी में CORN, मक्का जो लिखते हैं ना, कॉर्नवालिस दोस्तों। तो ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके पास मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां इसको प्राप्त थी दोस्तों। तो लिख लीजिए इस बात को भी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड पॉइंट डालिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्राप्त थी। ये ऐसा पहला व्यक्ति था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कई बार सवाल पूछता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपसे ऑनलाइन सवाल पूछ लिया कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके पास मुख्य सेनापति की शक्तियां भी थी, तो वो कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों 1786 का एक्ट क्या कर रहा है? तो पहला तो इसने क्या किया, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसके फैसलों को निरस्त करके अपने फैसलों को लागू करने का अधिकार दिया गया, पहला। दूसरा क्या कहा कि गवर्नर जनरल को ही मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। और तीसरा दोस्तों ऐसा पहला व्यक्ति जिसके पास गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां थी, वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है दोस्तों? ये कुछ छोटे-छोटे एक्ट दोस्तों, इसमें हो सकता है सवाल बन जाए, तो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आपने कहा था में डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में आप पढ़ रहे हैं। अभी आपको 3-4 दिन और तनाव रहेगा। अगर आपको ये एक्ट देखकर तनाव आता है दोस्तों, निश्चित रूप से ये तनाव, हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि आप इस एक्ट में कुछ समझें, इसको पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ये संविधान का विकास है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से संविधान पढ़ने में आपको आसानी पड़ेगी, क्योंकि हम उसी संविधान का विकास पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों क्योंकि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, और इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बजाय कि रटवाने के। क्या आप इन एक्ट को समझिए,
इसमें रटने की बात ही नहीं है। दो बातें प्राइम है दोस्तों, जो आपने पहले कह दी कि साहब, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकारी नियंत्रण लाया जाएगा और दूसरा शासन का केंद्रीकरण किया जाएगा। तो हम उसी और हर एक्ट में दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नाम है दोस्तों, फैक्चुअल डाटा का तो नाम है, ये 3-4 दिन और रहेगा। लेकिन जब आप पूर्ण तरीके से पॉलिटी में एंटर करेंगे तब आपको 1% भी तनाव नहीं आएगा। हालांकि कोशिश मेरी यहां पर ये है कि आपको तनाव ना आए, आप पहले समझें फिर आप उसको लिखें। बिना समझे दोस्तों लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अगला आएगा 1813 का चार्टर दोस्तों। अगला क्या दोस्तों? अगला आएगा 1813 का चार्टर 1830 का चार्टर दोस्तों, या फिर 1813 का चार्टर, या फिर चार्टर ऑफ 1813, चार्टर ऑफ 1813 दोस्तों। अब दोस्तों चार्टर ऑफ 1813 एक्ट ही मान लीजिए, काइंड ऑफ एक्ट ही है, नाम लेना है, चार्टर एक्ट की बात होती है, कोई परेशानी की बात नहीं इसमें। दोस्तों जो चार्टर है 1813 का, ये लाया इसलिए गया था क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के उस व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने का समय आ चुका है। याद कीजिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार कब दिया गया था? 1600 में दोस्तों बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, याद आ रहा है आपको? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी दोस्तों, और तब से लेकर अब तक यानी कि 1813 तक इसके पास क्या दोस्तों? इसके पास अभी तक व्यापारिक एकाधिकार है दोस्तों। क्या है इसके पास? अभी तक व्यापारिक एकाधिकार है, दैट इज ट्रेड मोनोपोली है। ट्रेड मोनोपोली मतलब यही शासन करेगी, यही दोस्तों शासन करेगी, ट्रेड मोनोपोली। लेकिन अब पहली बार 1813 में इसकी ट्रेड मोनोपोली को या व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाने का समय आ चुका है। 213 साल बाद दोस्तों, 213 साल बाद इसकी ट्रेड मोनोपोली को समाप्त करने का समय आया है दोस्तों। इसके अलावा अब इस समय अंग्रेज चाहते हैं कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जाए, ईसाईयत को भी यहां पर प्रमोट किया जाए। इसलिए ईसाई मिशनरियों को जो धर्म प्रचार करते हैं ईसाई धर्म का, उन्हें भारत में अनुमति दी जाए धर्म का प्रचार प्रसार करने की। और दोस्तों इन्हीं सब उद्देश्यों के माध्यम से लाया गया था 1813 का चार्टर। तो लिख लीजिए दोस्तों पहला पॉइंट। तो दो प्रमुख काम थे दोस्तों। पहला काम आपने क्या कहा कि ईसाई मिशनरी जो है उन्हें भारत में धर्म प्रचार का अधिकार देना है, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना है। लेकिन क्या पूरा समाप्त किया जाएगा उस पर हम अभी बात करेंगे दोस्तों। तो लिखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें लिखिए, इसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया। इसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया। बाय दिस एक्ट ईसाई मिशनरीज विल गेट पावर टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन इन इंडिया। इसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यहां जाइए, अब लिखिए मत, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए दोस्तों। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का समय आ चुका है। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म तो किया गया, व्यापारिक एकाधिकार या फिर ट्रेड मोनोपोली जो है दोस्तों, इसको समाप्त तो किया गया, लेकिन अभी भी दो क्षेत्रों को छोड़ दिया गया जिस पर इसकी ट्रेड मोनोपोली बनी रहेगी, इसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। और दो क्षेत्र कौन से दोस्तों? दोस्तों एक तो चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार दोस्तों, चीन के साथ व्यापार अभी भी केवल अंग्रेज करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और दूसरा दोस्तों चाय का व्यापार, कौन सा? चाय का व्यापार। इन दो क्षेत्रों पर दोस्तों अभी भी ट्रेड मोनोपोली को बरकरार रखा गया, यानी कि बनाए रखा गया। बाकी इन दो क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों में ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार दोस्तों बना रखा गया कि अभी भी अगले 20 सालों तक, ये भी कब तक है? ये भी अगले 20 सालों तक है। तो अगले 20 साल तक अभी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का ट्रेड मोनोपोली है, यानी कि व्यापारिक अधिकार है। बाकी सभी क्षेत्रों में कोई भी आकर अब व्यापार भारत में कर सकता है सिवाय इन दो क्षेत्रों के। तो अब इस बात को लिख लीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, अब डालिए ब्रैकेट, ब्रैकेट डालिए, क्या लिखा लोगों ने? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, अब डालिए ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखिए चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार कॉमा चाय के व्यापार को छोड़कर, ब्रैकेट डालिए चीन के साथ व्यापार कॉमा चाय के व्यापार को छोड़कर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जब आप ब्रैकेट को हटाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ब्रैकेट को अंडरलाइन कर लेना, और जो ब्रैकेट में बात लिखी है उसे अंडरलाइन कीजिएगा कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया। बाकी शेष जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब अब कोई भी भारत में आकर व्यापार कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी। अब तक तो व्यापारिक एकाधिकार था, लेकिन दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से भी दो क्षेत्र को छोड़ दिए गए, एक चीन का व्यापार और एक चाय का व्यापार दोस्तों। क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट, इसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा के लिए, इसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा के लिए, इसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया। अंडरलाइन कीजिएगा 1 लाख रुपए को। इसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि भारतीयों जो शिक्षा है उस पर हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा जो है, जो वेस्टर्न शिक्षा है दोस्तों, उसे प्रमोट किया जाएगा और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया अंग्रेजों के द्वारा इस एक्ट के माध्यम से, 1813 के दोस्तों चार्टर के माध्यम से। तो बहुत कम था, लेकिन दोस्तों किया गया, ये इंपॉर्टेंट था। आज भी आप देखेंगे तो बजट में जाकर देखिएगा कि बजट का कितना हिस्सा भारत पर शिक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। तो आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि पिछले 75 सालों में हम आज भी शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे पाए हैं जितना एक्चुअल में देना चाहिए। और ये बात आपको वो संख्या देखकर पता चलेगी कि बजट का कितना परसेंट हम शिक्षा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। क्या दोस्तों? तो आप देखिए ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए। अच्छा दोस्तों, आपने कहा कि सर इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया, दो क्षेत्र छोड़ दिए गए। तो दोस्तों अब यूरोपीय जो है भारत में आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बस सकते हैं या घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर लाइसेंसी व्यवस्था को बना रखा गया। मतलब आप भारत आइए, व्यापार कीजिए, घूमिए फिरिए, बसिए, लेकिन लाइसेंस के साथ। तो अभी लाइसेंसी व्यवस्था को बना रखा गया, ये व्यवस्था भी खत्म होगी अगले एक्ट में। तो लिख लीजिए इस बात को भी, इस बात को लिखिए। इसके माध्यम से भारत में आने वाले, बसने वाले और व्यापार करने वालों के लिए, इसके माध्यम से भारत में आने वाले, बसने वाले और व्यापार करने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। लाइसेंस अनिवार्य किया गया, लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया कि भैया भारत में आओ, व्यापार करो, घूमो, बसो यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आप क्या लें? आप पहले लाइसेंस लें, और लाइसेंस लेकर आप यहाँ के व्यापार कीजिए, कारोबार कीजिए, वो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों दीज आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ 1833 या 1813 सॉरी, ये दोस्तों 1813 के मुख्य प्रावधान। पहला आपने क्या कहा कि सर ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया। दूसरा सर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को चाइना के साथ व्यापार और चीन का चाय का व्यापार दोस्तों, इनको छोड़कर उसके व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तीसरा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। और चौथा दोस्तों लाइसेंसी व्यवस्था को शुरू किया गया भारत में आकर बसने, व्यापार करने और घूमने के लिए। ये दोस्तों प्रावधान थे 1813 के चार्टर के, जो सारी बातें आपने समझी हैं और आपने लिख ली है।
अब दोस्तों आएगा अगला चार्टर, तो जिसका आपने इंतजार किया है 1773 से, वो समय आ चुका है, एक काम पूरा करने का समय दोस्तों आ चुका है, और वो काम आपको भली भांति पता होगा कि आपको क्या करना है या क्या होने वाला है दोस्तों। तो डाल दीजिए दोस्तों 1833 का चार्टर। दोस्तों कौन सा है ये? है दोस्तों 1833 का चार्टर, यानी चार्टर ऑफ 1833 दोस्तों, चार्टर ऑफ 1833। और दोस्तों चार्टर ऑफ 1833 के माध्यम से एक कारण, एक प्रावधान तो मुझे आप बताएंगे, तब से आप उसको कैरी करके लेकर आ रहे हैं, तब से आप उसको साथ लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों 1833 के चार्टर के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो एक प्रावधान तो मुझे आप बताएंगे, बताइए बाबू लोग। जिसकी शुरुआत आपने 1773 में की थी दोस्तों, वो समय आ चुका है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए आप मुझे कि 1833 के चार्टर के माध्यम से दोस्तों क्या किया जाने वाला है या क्या होने वाला है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों बताइए। 1833 के चार्टर के माध्यम से क्या होने वाला है, बताओ मेरे दोस्तों। तो 1833 के चार्टर के माध्यम से दोस्तों बहुत बढ़िया बच्चन गौतम, भारत के शासन का दोस्तों केंद्रीकरण होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है? भारत के शासन का केंद्रीकरण होने वाला है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने वाली दोस्तों, समय आ चुका है उसका। तो लिख लीजिए इस बात दोस्तों, लिख लीजिए इस बात को आप लोग। बहुत बढ़िया पूनम, बच्चे वेरी गुड बच्चे, फिनिश नहीं होगा बच्चे, कुछ भी अपनी ओर से बोलिए, फिनिश कुछ नहीं हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है। क्या होगा? भारत के शासन का केंद्रीकरण होगा दोस्तों। अब कैसे होगा तो देखेंगे अभी। तो दोस्तों हुआ ये कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तीन थे ना, बंगाल मद्रास बंबई, दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे दोस्तों बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत के शासन का केंद्रीकरण कैसे होगा? तो दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, और बंबई और मद्रास के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति को खत्म कर दिया गया। सारी शक्तियां निहित कर दी गई भारत के गवर्नर जनरल में। मतलब कुछ ऐसा मान लीजिए कि भारत में जितने भी राज्य हैं, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, उन सबकी शक्ति को छीन लिया जाए और सारी शक्ति निहित कर दी जाए भारत के प्रधानमंत्री में। तो इसे क्या कहेंगे? भारत के शासन का क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया है। ठीक ऐसा ही मान लीजिए कि दोस्तों बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं, उनकी कानून निर्माण शक्ति को छीन लिया गया और सारी शक्ति भारत के गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। तो लिख लीजिए इस बात को, पहला पॉइंट डालिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंबई और मद्रास के गवर्नरों की, और बंबई और मद्रास के गवर्नरों की कानून निर्माण शक्ति को छीन लिया गया या समाप्त कर दिया गया। और बंबई और मद्रास के गवर्नरों की, और बंबई और मद्रास के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति को या निर्माण शक्ति को समाप्त कर दिया गया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसके द्वारा भारत के शासन का केंद्रीकरण किया गया। इसके द्वारा भारत के शासन का केंद्रीकरण किया गया। बाय दिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स वाज डन। इसके माध्यम से भारत के शासन का केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, हो गया दोस्तों केंद्रीकरण। जिस केंद्रीकरण की शुरुआत आपने 1773 से की थी, कैसे की थी? बंगाल के गवर्नर को बना दिया था गवर्नर जनरल, और आज 1833 में क्या हो रहा है? बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों, और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनकी कानून निर्माण शक्ति को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट डालिए दोस्तों इसमें। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? बेंटिक, विलियम बेंटिक को बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तीसरी बात दोस्तों, अच्छा ये बताइए, जीजी प्लस ईसी की हम बात करेंगे, तो जीजी प्लस ईसी किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे? भारत के गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों। इस ईसी में कितने मेंबर्स अब तक? ये जो ईसी चलती साथ आ रही है आपके, कितने मेंबर्स इसमें? तो आप कहेंगे 1773 में से 4 थे, फिर 84 में से 3 हो गए, ये कहेंगे ना। तो अभी तक कितने चल के आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो जीजी प्लस 3 है इसी में। अब लिखिए अगला पॉइंट दोस्तों। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, क्योंकि 3 के पीछे अब चौथा जुड़ रहा है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे विधि का ज्ञान होना अनिवार्य था, जिसे विधि का ज्ञान होना अनिवार्य था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे विधि का ज्ञान होना अनिवार्य था। मतलब दोस्तों एक तरीके से मान लो विधि मंत्री बनाया जा रहा है। अगर हम आज की बात करें मोटे मोटे रूप में, तो एक विधि मंत्री तो सामने आ रहा है निकलकर। मैंने क्या कहा था, मोटे मोटे रूप में आप क्या देख सकते हैं? इसको आप प्रेसिडेंट के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं जो मंत्री परिषद है उसको देख सकते हैं। तो मंत्री में मंत्री विधि मंत्री तो होता है ना, तो एक तरीके से विधि मंत्री सामने आ रहा है दोस्तों, एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं इससे। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसका विधि का ज्ञान होना जरूरी था, और ये लिखिए आगे, और ये लॉर्ड मैकाले थे। और ये कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले दोस्तों। ये चौथा सदस्य कौन था दोस्तों? ये चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले, मैकाले, चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालिए, चौथा पॉइंट दोस्तों, फोर्थ पॉइंट डालिए। गवर्नर जनरल को विधियों का वर्गीकरण करने हेतु, गवर्नर जनरल को विधियों का वर्गीकरण करने हेतु, टू क्लासिफाई द लॉ, टू क्लासिफाई द लॉज, गवर्नर जनरल विल गेट द पावर टू मेक लॉ कमीशन। गवर्नर जनरल को विधियों का वर्गीकरण करने हेतु विधि आयोग का गठन करने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को विधियों का वर्गीकरण, ऐसे लिख सकते हैं, विधियों का वर्गीकरण, विधियों का वर्गीकरण करने हेतु विधि आयोग बनाने की शक्ति दी गई। विधि आयोग या लॉ कमीशन बनाने की शक्ति दी गई, या विधि आयोग बनाने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को विधियों का वर्गीकरण करने हेतु विधि आयोग बनाने की शक्ति दी गई। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, आगे बढ़िए। इसके तहत 1834 में, इसके तहत जो पावर दी गई है, इसके तहत 1834 में, 1834 में, इसके तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इसके तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता, ये मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले विधि आयोग, लॉ कमीशन की का गठन किया गया, निर्माण किया गया।
दोस्तों आपने क्या लिखा है, देखिए इस बात को समझिए। आपने कहा कि सर गवर्नेंस को विधियों का वर्गीकरण करने के लिए, विधियों के वर्गीकरण का मतलब यह है दोस्तों कि कौन सी विधि पुरानी है, कौन सी नई विधि जोड़ी जानी चाहिए। भाई समाज तो निरंतर बदलता है ना, समाज जैसा आज है आज से 20 साल बाद वैसा होगा दोस्तों। जो समस्या समाज में आज है वो समस्या थोड़ी आगे चल के होने वाली है। भाई पहले साइबर क्राइम नहीं था, साइबर क्राइम तो आप देखते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड की होती है, ये पहले नहीं थी, 20 साल पहले, आज हो रही है। तो समाज बदल रहा है, समाज के अंदर उसकी समस्या भी बदल रही है दोस्तों। एआई आ रहा है, उसके तहत नई डीप फेक की समस्या सामने आ रही है, तो समस्या भी चैलेंज जो है वो भी बदल रहे हैं। तो जो पुरानी विधियां क्या उनसे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली बात नई विधि लानी पड़ेगी, नए कानून लाने पड़ेंगे, और जो पुराने कानून है उन्हें समाप्त करना पड़ेगा। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम लॉ कमीशन करता है। आज भी हमारे पास लॉ कमीशन है दोस्तों। ये आजादी से पहले का लॉ कमीशन है जो 1834 में बना। स्वतंत्र भारत का पहला लॉ कमीशन बना था 1955 में। स्वतंत्र भारत का पहला लॉ कमीशन दोस्तों वो बना था 1955 में। ये कब की बात है? ये तो तब की बात है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, व्हेन वी आर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ये तब की बात है दोस्तों। तो आजादी से पहले कब बना था? पहली बार 1834 में, किसके देश में? लॉर्ड मैकाले के देश में। और आजादी के बाद बना है 1955 में। तो विधि आयोग का काम क्या है? रिकमेंड करना, सुझाव देना सरकारों को कि भाई ये लॉ हटा देना चाहिए, ये लॉ बना देना चाहिए। जैसे रेप के लिए फांसी की सजा दी जाए या फांसी या उम्र कैद दी जाए, ये सब कौन रिकमेंड करता है? ये सब कौन सुझाव देता है? लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन का काम यही होता है कि वो बताए कि कौन सी लॉ पुरानी है, कौन सी यूजलेस हो चुकी है, किसका काम नहीं है, या कौन सी विधि बनाई जानी चाहिए हमारे समाज की समस्या है उनको खत्म करने के तरीके से। तो ये काम लॉ कमीशन का है। और इसके लिए 1833 का जो चार्टर है ये शक्ति देता है गवर्नर जनरल को कि तुम जो हो वो विधियों का वर्गीकरण कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, और इसके लिए एक आयोग बना सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि पावर मिली गवर्नर जनरल को, तो गवर्नर जनरल ने एक विधि आयोग का गठन किया 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर दो बातें अलग अलग हैं। 1833 के आधार पर 1834 में लॉ कमीशन बनाया गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। क्लियर दोस्तों? तो ये बात लिखी है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि पहले लॉ कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1833, 34, 35, 36, 34 में। किस अधिनियम के आधार पर या किस चार्टर के आधार पर किया गया था? तो 1833। दो सवाल बनते हैं इस पर, कंफ्यूज नहीं होना है। 1833 के चार्टर के आधार पर 1834 में इसका गठन किया गया था। ये आपने लिखा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट डालिए दोस्तों, अगला पॉइंट 5 पॉइंट डालिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। समझ आ गया दोस्तों? 20 साल हो चुके हैं, 13 से 33 मतलब 20 साल। तो अब चीन के साथ व्यापार का जो एक अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा, और चाय का जो व्यापारिक अधिकार है दोस्तों वो भी खत्म किया जाएगा। बाकी सब तो पहले खत्म किए जा चुके हैं। तो लिख लीजिए इसके माध्यम से इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। बाय दिस एक्ट ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फुली एबोलिश्ड। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया मतलब क्या कर दिया गया इसके माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट डालिए दोस्तों। अच्छा, पिछले वाले एक्ट में लाइसेंस शुरू किया गया था ना, अब यहाँ लाइसेंस खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट को डाल दीजिए, लास्ट वाले पॉइंट में 1813 में लाइसेंस शुरू किया गया था कि भारत आना है, बसना है, व्यापार करना है, लाइसेंस लेकर आओ, यहाँ पर वो खत्म कर दिया जाएगा। तो पॉइंट डाल दीजिए, इसके माध्यम से भारत में आकर बसने व्यापार करने के लिए लाइसेंसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके माध्यम से भारत में आकर बसने व्यापार करने इत्यादि के लिए लाइसेंसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, शुरू की गई थी 1813 में, उसे यहाँ समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एक पॉइंट और आई दोस्तों। इसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से प्रावधान किया गया, इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि कंपनी में नियुक्ति हेतु, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने हेतु, नियुक्ति हेतु, इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्ति हेतु, नौकरी पाने हेतु धर्म, जाति, मूलवंश, नियुक्ति पाने हेतु धर्म, जाति, मूलवंश और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, मूलवंश और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिन्होंने पहले कभी पॉलिटी पढ़ी है उन्हें शायद से आर्टिकल 15 याद आ गया होगा, आर्टिकल 16 भी याद आ गया होगा कि आर्टिकल 15 में सर ये कुछ बेस दिए गए हैं, कुछ आधार वहां पर दिए गए हैं ना, ऐसे ही धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान। तो कहां से आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? भारत संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो ये बीज है, वो फल है, वो भी पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या करो आप लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी पाने हेतु धर्म, जाति, मूलवंश और जनसंख्या पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया इसके माध्यम से। ठीक है, एक और डाल दीजिए पॉइंट दोस्तों। अब दोस्तों आप ही ने कहा डिटेल में पढ़ाइए, अगर आप मुझे कहेंगे पिछला पढ़ाइए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूं इसलिए ताकि जीवन में कभी आपको कभी भी फिर से पॉलिटी ना पढ़नी पड़े। कम से कम आप इतनी गहराई में जा रहे हैं और अभी आप और गहराई में जाएंगे। चिछलापन चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप कर सकते हैं मेरे से अप्रोच, किसी चिछलापन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं ऊपर जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और आप चाहेंगे तो मैं कल से पीडीएफ ले आऊंगा, समझाने का टेंशन खत्म दोस्तों। समझाना है नहीं, कुछ को लगता है कि ऐसा पीडीएफ से वो बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे, पहला गठन कब हुआ, पहली बैठक कब हुई, पहला ये कब हुआ, पहला ये कब हुआ, उसे लगता है, कुछ लगता है कि यही असली ज्ञान है जो वो उस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो आप चाहेंगे मैं ऐसा कर दूंगा और वो मेरे लिए बहुत सरल काम है, उसमें मेरे पर कोई एफर्ट नहीं है और तुम्हें भी मजा आएगा करने में, क्योंकि आप उसमें रट रहे होंगे दोस्तों। मेरे को कोई एफर्ट नहीं है, अभी मुझे एफर्ट ये है कि मुझे आपके दिमाग में हर कॉन्सेप्ट को घुसाना है, इसलिए मेरे को 5 बार बोलना पड़ता है, 5 बार समझाना पड़ता है ताकि आपकी चीज उतर जाए, आप रटे नहीं। और वो काम करना चाहते हैं ऑनलाइन वाला, पहली बैठक वो भी पढ़ेंगे आप, लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे? बहुत मजे से पढ़ेंगे आप, विद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पढ़ेंगे आप, ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक का कोई एग्जाम में पॉलिटी खराब ना हो आप लोगों की, ऐसा पढ़ेंगे आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर ऑनलाइन कराओ हमको, तो कुछ भी नहीं करना, उसमें कोई एफर्ट में है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर है, मैं पूछूंगा आप लोगों से ये तो कि आपको ऐसा चाहिए क्या? आखिरी पॉइंट डाल दीजिए दोस्तों इसका, उसके बाद मैं पूछूंगा आप लोगों से, तो बताइएगा। लास्ट पॉइंट डालिए। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात की गई। इसके माध्यम से सिविल सेवाओं के लिए, इसके माध्यम से सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात तो की गई। सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए, ये बात की गई थी इसमें, ये लिख रहे हैं आप लोग। इसके माध्यम से सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात तो की गई, किंतु सीओडी के विरोध के चलते, किंतु सीओडी के विरोध के चलते, सीओडी पता है कौन है? कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई दोस्तों, कौन है? ये कंपनी के मालिक है, उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया, किंतु सीओडी के विरोध के चलते ऐसा संभव हो नहीं पाया। तो यहां पर दो बातें हैं, सिविल सेवाओं में के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात तो की गई, किंतु सीओडी के विरोध के चलते ऐसा हो नहीं पाया, सीओडी के विरोध के चलते ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों, ये हो नहीं पाया। तो वो सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की बात की गई थी बाबू लोग, लेकिन हो नहीं पाया था एग्जीक्यूट, क्योंकि सीओडी ने विरोध कर दिया। बाकी दोस्तों जो एक्ट्स हैं वो लोग कल पढ़ेंगे, कुछ नहीं कर रहे आप लोग, सिर्फ जीजी प्लस इसी को देखते चल रहे हैं आप लोग आगे, सारा मामला यही चल रहा है इसका दोस्तों। कुछ नई बातें ऐड हो रही हैं, वो आपको पढ़नी है आगे चलकर। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग यही पैटर्न रखना चाहते हैं या आपको वही चाहिए पीडीएफ में लेकर आऊं और उसी पर सब कुछ लिखा होगा? फिर मुझे एफर्ट लगाना दोस्तों, मैं पूरे कागज पर पढ़ना पसंद